हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 52 के पार्ट पे। अब आगे यून फैन ने हवा में एक गहरी सांस ली जब उसने जियोयान को देखा जो बर्फीली मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहा था। उसने गहरे नीले रंग की लंबी तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसके शरीर के भीतर डुक्यूई लगातार मंथन कर रही थी जो बाढ़ के पानी की तरह दिखाई दे रही थी। उसके दिल का सदमा बहुत कम हो गया था क्योंकि उसकी आंखें जियोयान को घूर रही थीं। हालांकि उसके दिल में एक विचार उठा था, यह लड़का निश्चित रूप से बदला लेने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की तलाश करेगा क्योंकि वह जियामा साम्राज्य में वापस आ गया है। ऐसा लगता है कि मुझे यह जानकारी संप्रदाय को भेजनी होगी। यू फैन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर उसी तरह पीले चेहरे वाली मेंगली की ओर घुमाया और नर्म और त्वरित तरीके से कहा, मैं उसे विलंबित करूंगा। जाने का अवसर लो। उसके बाद संप्रदाय नेता को जियोयान की वापसी की सूचना दे। अपने शब्दों के सुनने के बाद उन्होंने मेंगली की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया। उसके कंधे हिले और हल्के नीले डुक्यूई पंखों की एक जोड़ी बाहर निकल आई। उसके पैर धीरे से जमीन पर दब गए और उसका शरीर एक अस्पष्ट छाया में बदल गया। जैसे ही उसने जियोयान की ओर तेज ब्लेड चलाई जो वाली हवा के साथ मिश्रित थी। ध्यान से म्यूटाई का दिल तब खड़ा हो गया जब उसने यून फैन पर अचानक हमला होते देखा। जियोयान ने अपना सिर घुमाया और म्यूटाई की ओर देखकर मुस्कुराया। उसके हाथ पर अचानक हरे रंग की आग की लपटें दिखाई दी। उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और उस आदमी और तलवार को देखा जो तेजी से उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह का कोना हिल गया। एक हल्की चांदी के रंग की चमक चमककर उसके पैरों के नीचे प्रकट हो गई। गहरे नीले रंग की लंबी तलवार हवा को चीरते हुए एक तेज तलवार की आभा लिए हुए थी। जैसे ही यह जियोयान की छाती की ओर चली, जब सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं, तो यू फैन अचानक जोर से चिल्लाया, जाओ। मेंगली, जो पहले से ही किनारे पर तैयार था, ने अपने पैर जमीन पर जोर से पटक दिए। जब वह बिजली की तरह शहर के गवर्नर की हवेली से बाहर निकला तो उसका शरीर तोप के गोले जैसा था। आप जाना चाहते हैं? मेंगली के भागते समय तेज हवा की आवाज सुनकर जियोयान ठंडे स्वर में मुस्कुराया। इससे पहले कि उसका बायां हाथ अचानक से बंद हो जाता, उसे आगे बढ़ाया गया। उसकी हथेली से तुरंत एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा। शक्तिशाली चूषण बल से तुरंत एक तेज हवा सामने आई। यहां तक कि आंगन की विशाल चट्टानें भी जोर जोर से कांपने लगीं। कुछ पेड़ों के तने टूट गए। मेंगली का शरीर, जो भाग रहा था, अचानक हवा में रुक गया। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर खींच गया। उनके सारे संघर्ष का कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, जैसे ही जियोयान ने मेंगली को पकड़ा, यूनफैन के हाथ में मौजूद लंबी तलवार अचानक उसके हाथ से छूट गई। यह एक गहरे नीले रंग की ठंडी चमक में बदल गया जो जियोयान की ओर जाने लगा, जो उसके बहुत करीब थी। जब तलवार उसके हाथ से छूट गई तो यूनफैन की पीठ पर पंखों की जोड़ी तेजी से फड़फड़ाई और वह भागने के लिए अपने शरीर को मोड़ने से पहले पलक झपकते ही आकाश की ओर भाग गया। जियोयान ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं जब यूनफैन ने अचानक अपना हमला छोड़ दिया, पलट गया और भाग गया। यह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक विश्वासघाती व्यक्ति था। लिन यान, जी यान और अन्य लोग जो संयोगवश इत्मीनान से बगल में थे, यूफैन को भागते हुए देखकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि जियोयान की हंसी ने उन्हें रोक दिया। मुझे अनुमति दें। जियोयान की हंसी की आवाज के बाद मेंगली, जो मूल रूप से चूषण बल के प्रभाव में उसकी ओर उड़ रहा था, अचानक मध्य हवा में रुक गया। एक पल बाद जियोयान की हथेली से एक शक्तिशाली धक्का देने वाली शक्ति एक बार फिर बाहर निकली। अंत में यह मेंगली की पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ। इन दो ताकतों द्वारा हमला किए जाने के बाद बात की अभिव्यक्ति अचानक पीली हो गई। तुरंत ही चमकीले लाल ताजे खून का एक कौर बाहर उगल दिया गया। जियोयान ने अपना हाथ लहराया और आकाश तरंगित हो गया। एक अदृश्य शक्ति ने मेंगली को बेतरतीब ढंग से दीवार में झुला दिया। अंत में वह एक अज्ञात भाग्य के साथ भारी मात्रा में जमीन पर गिरा। मेंगली का शरीर अभी जमीन पर गिरा ही था कि जियोयान का शरीर, जो यार्ड में था, अजीब तरीके से गायब हो गया। जब म्यूटाई और अन्य लोगों ने उसकी भूत जैसी आकृति देखी तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। क्या ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही भयावह नहीं थी? जैसे ही जियोयान का शरीर गायब हुआ, आंगन में गड़गड़ाहट की हल्की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक क्षण बाद, जैसे ही म्यूटाई और अन्य लोग एक दूसरे को देख रहे थे, तेज हवा की तेज आवाज अचानक आकाश में प्रकट हुई। एक मानव शरीर तुरंत ही दयनीय तरीके से आकाश से गिर गया। अंततः वह जोर से जमीन पर गिरा और धूल तुरंत सभी जगह फैल गई। महज 3 सितारा डवान, अगर मैं तुम्हें अपने सामने से भागने की इजाजत दे दूं तो मैं यून शान के साथ दुश्मनी खत्म करने के बारे में कैसे बात कर पाऊंगा? आकाश में एक धीमी हंसी गूंजी। सभी ने अपना सिर उठाया और उस युवक को देखा जो एक भारी रूलर लिए हुए था और अपने हल्के हरे रंग के अग्नि पंखों को फड़फड़ा रहा था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। जब वह जमीन पर गिरी हुई मानव आकृति को देख रहा था तो उसकी निगाहें उदासीन थीं। धूल धीरे धीरे आंगन में बिखर गई। यू फैन का फिगर धीरे धीरे सामने आया। हालांकि इस समय मिस्टी क्लाउड सेक्ट के बुजुर्ग, जो आमतौर पर अलग थलग रहते थे, ने इस समय एक पीला चेहरा दिखाया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून के निशान बचे हुए थे। जैसे ही उसने आसमान में काले कपड़े पहने एक युवा व्यक्ति को देखा, उसकी दोनों आंखों में भय और अविश्वास झलक रहा था। उन दोनों के बीच अभी 3 से अधिक वार भी नहीं हुए थे कि वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में आ गया। दूसरे पक्ष की ताकत वास्तव में इतनी भयानक थी।
जियो यान, अगर तुम मुझे मारोगे तो संप्रदाय के नेता युन शान निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार आप सौभाग्य से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे थे। मुझे डर है कि इस बार तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होगी। यूं फैन ने दीवार के कोने से मेंगली पर नजर डाली, जिसका भाग्य अज्ञात था। जब वह साहसपूर्ण भाव से बात कर रहा था तो उसकी पलकें झपकने लगीं। जियो यान ने अपने मुंह का कोना ऊपर उठाकर उपहासपूर्ण मुस्कान बिखेरी। उसने अपना सिर हिलाया और कोई भी अनावश्यक शब्द कहने में बहुत आलसी था। उसकी उंगली के एक झटके से उसकी हथेली से हरी लौ का एक समूह उभर आया। ज्वाला के इस समूह के प्रकट होने से आसपास का तापमान तुरंत गर्म हो गया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने मेरे जियो कबीले को नष्ट कर दिया है। यह प्रतिशोध कुछ ऐसा है कि मैं उनसे कई गुना अधिक कीमत चुकाऊंगा। भविष्य में मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य को मार डालूंगा। देर सबेर बूढ़े कुत्ते यू शान की बारी आएगी। जियो यान मंद मंद हंसा। उसकी नजर उसके हाथ में गहरे हरे रंग की लौ के समूह पर पड़ी और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसकी उंगली के एक झटके से लौ का गुच्छा उसके हाथ से छूट गया और तुरंत भयभीत यूनफैन की ओर सटीक रूप से चला गया। जेड हरे रंग की लौ ने यूनफैन के शरीर से संपर्क किया ही था कि यूनफैन में आग लग गई। पहले से ही गंभीर रूप से घायल यूनफैन के पास डुक्यूई को इस तरह के भयावह उच्च तापमान का विरोध करने का समय नहीं था। एक धीमी गहरी ध्वनि के बीच उसका शरीर जलकर काली राख में तब्दील हो गया। जब वे जमीन पर जली हुई काली राख के ढेर को देख रहे थे तो पूरा प्रांगण पूरी तरह से शांत था। हालांकि इस समय सूरज आसमान में ऊंचा लटक रहा था। म्यूटाई और अन्य लोग ऐसे लग रहे थे मानो वे किसी गहरी खाई में हों। उनके पूरे शरीर बर्फ जैसे ठंडे थे। एक संभ्रांत डुवान, जो पहले भी जीवंत तरीके से इधर उधर छलांग लगा रहा था, उनकी आंखों के सामने बिना किसी लाश के समाप्त हो गया था। जियोयान ने अपनी आस्तीनें लहराई और हवा चली, जिससे जली हुई काली राख जमीन पर बिखर गई। जियोयान की पीठ पर हरे रंग के अग्निपंख धीरे धीरे गायब हो गए। उसके पैरों के नीचे एक चांदी की चमक चमक उठी और उसका शरीर एक बार फिर भूत की तरह आंगन में दिखाई देने लगा। बड़े भाई म्यूटाई, हम 3 साल से नहीं मिले हैं। क्या तुम ठीक हो? जियोयान के पैर जमीन पर पड़ गए। उसके चेहरे की ठंडक तुरंत गायब हो गई और एक गर्म मुस्कान ने एक बार फिर से युवक को सूरज की रोशनी से भर दिया। हालांकि पहले वाले सीन के बाद किसी को नहीं लगा होगा कि यह युवक कोई नेक दिल इंसान है। जब म्यूटाई ने जियोयान की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। वह तरीका बेहद बदसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी कुछ महसूस हुआ हो और उसने तुरंत अपना चेहरा जोर से रगड़ा। तभी वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम सच में जियोयान हो? यह सुनकर जियोयान अवाक रह गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या जियामा साम्राज्य में कोई और है जो खुद को जियोयान कहने की हिम्मत करता है? म्यूटाई ने शर्मिंदा होकर अपना सिर हिलाया। दरअसल जियोयान नाम मूल रूप से इन कुछ वर्षों के दौरान जियामा साम्राज्य के भीतर एक वर्जित शब्द बन गया था। यह सब इसलिए था क्योंकि उस विशाल संप्रदाय को इस नाम से गहरी नफरत थी। बड़े भाई म्यूटाई, उस समय की बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियोयान धीरे धीरे म्यूटाई की ओर चला और बोलते समय मुस्कुराया। बाद वाले के पास मौजूद गार्ड तुरंत तनाव में आ गए। अपने हथियार पकड़ते समय उनके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि एक संभ्रांत डुवान को इस युवक की वजह से बिना किसी लाश के खत्म कर दिया गया था। भाई जियोयान के वास्तव में मुझे अपने कबीले से एक मेल प्राप्त हुआ था ताकि यदि संभव हो तो मैं चुपचाप आपको सहायता प्रदान कर सकूं। हालांकि मुझे लगता है कि उस समय आपकी ताकत को देखते हुए आपके लिए जेंगुई पास छोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। मेरी वह छोटी सी मदद कुछ खास नहीं है। म्यूटाई ने अपना सिर रगड़ा। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी मजबूत बनावट के कारण वह एक ईमानदार और सीधी भावना प्रदर्शित करता था। म्यू कबीला हो। जियोयान इसे याद रखेगा। जियोयान मुस्कुराया और शहर के गवर्नर की हवेली के बाहरी हिस्से की ओर इशारा किया। भाई जियोयान, चाहे कुछ भी हो, मुझे आज हस्तक्षेप करने के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। अन्यथा संभावना है कि मेंगली की चाल सफल हो जाती। म्यूटाई ने गंभीर भाव के साथ जियोयान की ओर हाथ बढ़ाते हुए ईमानदारी से बात की। जियोयान मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया, जिसके बाद उन्होंने अपनी उंगलियां मोड़ी और धीरे से कहा, मैं 3 साल से जियामा साम्राज्य में नहीं आया हूं। क्या मैं बड़े भाई म्यूटाई से जियामा साम्राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकता हूं? ओह, जियामा साम्राज्य इन कुछ वर्षों के दौरान बेहद घटनापूर्ण रहा है। ये सभी मामले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कारण हुए थे। म्यूटाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और आह भरी। उन्होंने तुरंत जियोयान से कहा, यह एक लंबी कहानी होने वाली है। यदि भाई जियोयान को जाने की कोई जल्दी नहीं है तो कृपया घर में प्रवेश करें और मुझे आपको विस्तार से बताने की अनुमति दें। यह सुनने के बाद जियोयान एक पल के लिए सोच में पड़ गया। हालांकि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। मेजबान होने के नाते म्यूटाई ने अपनी सीट पर लौटने से पहले शहर के गवर्नर की हवेली में एक विशाल हॉल के भीतर जियोयान और उसके समूह के लिए बैठने की व्यवस्था की। साथ ही उन्होंने काफी विचारशील प्रतीत होते हुए दासियों को चाय परोसने का आदेश दिया। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि हमारे अलग होने के 3 साल बाद भाई जियोयान की ताकत वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। हंसने से पहले म्यूटाई ने अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट पी लिया। उसकी नजर तुरंत जियोली, लिन यान और अन्य लोगों पर पड़ी जो जियोयान के बगल में थे, बिना कोई निशान छोड़े। उसे लगा कि उसका हृदय कुछ उछल रहा है। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इस बार जियोयान की वापसी की सबसे भयावह बात उसका असाधारण मजबूत व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि ये मजबूत लोग थे जिन्हें उसने किसी अज्ञात स्थान से इकट्ठा किया था।
इनमें से जो भी लोग यहाँ बैठे थे वे संभवतः साम्राज्य के 10 स्ट्रॉन्ग से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होंगे। जियो यान मुस्कुराया लेकिन इस विषय में उलझा नहीं रहा। उसने धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, बड़े भाई म्यूटाई, ऐसा लगता है कि जियामा साम्राज्य इन कुछ वर्षों में बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। यह सुनकर म्यूटाई फूट फूट कर हंसा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। यह सारा तनाव मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कारण है। ओह, जियो यान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। म्यूटाई ने चाय का एक घूंट पिया और अपना गला तर किया। एक क्षण बाद उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, आपके जियामा साम्राज्य छोड़ने के आधे महीने से भी कम समय के भीतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने अतीत की अपनी अलग शैली बदल दी थी। इसने न केवल बड़ी संख्या में शिष्यों की भर्ती की, बल्कि साम्राज्य के सभी प्रमुख शहरों में अपने शिष्यों को बिखेरने के निशान भी दिखाए। संभावना है कि शाही परिवार और 3 बड़े कुलों को उनकी इन छोटी छोटी हरकतों का आभास हो गया था। हालांकि यू शान की भयावह ताकत के कारण कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी अधिक से अधिक अहंकारी हो गया है। इस बिंदु तक बोलने के बाद म्यूटाई की नजर चुपचाप जियोयान पर पड़ी। वह बोलने से पहले एक पल के लिए झिझके। उसके बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने जियो कबीले का विनाश शुरू कर दिया। इस मामले ने साम्राज्य के भीतर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन इसने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। जियोयान जिस हाथ से चाय का कप पकड़ता था वो हाथ थोड़ा कड़ा हो गया था। उसकी काली काली आंखें धीरे धीरे संकीर्ण हो गईं और उनमें एक फीकी ठंडी चमक चमकने लगी। जब म्यूटाई ने जियोयान का शांत स्वभाव देखा तो वह चौंक गया। उसे यह बात तुरंत समझ आ गई। संभव है कि सामने खड़े इस युवक को इस बात की जानकारी पहले से ही थी। क्या बड़े भाई म्यूटाई को पता है कि हमारे जियो कबीले के शेष सदस्य कहाँ हैं? जियोयान ने धीरे से बोलते हुए चाय का प्याला रगड़ा। मैं भी इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। उस समय मामला घटित होने के बाद जियो कबीले का निशान पूरी तरह से गायब हो गया था। हालांकि यदि भाई जियोयान उन्हें खोजना चाहता है तो मैं आपको प्राइमा कबीले की यात्रा करने की सलाह दूंगा। शायद उन्हें कुछ पता हो। म्यूटाई ने अपना सिर हिलाया और तुरंत अपने विचार व्यक्त किए। प्राइमा कबीला हो? जियोयान ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि बड़े भाई और अन्य लोगों का पता जानने के लिए उसे जाकर हाई बोर्डोन को ढूंढना होगा। ठीक है, वर्तमान में प्राइमा कबीला पहले से ही पूरी तरह से याफी जियोजी के नियंत्रण में है। टीएस, यह महिला भले ही युवा हो लेकिन उसकी वह क्षमता ऐसी है जिसकी हमारे कबीले के बुजुर्गों ने भी बार बार चुपचाप प्रशंसा की है। 3 छोटे वर्षों के भीतर उसने प्राइमा कबीले को 3 बड़े कुलों में शीर्ष में बदल दिया है। लोगों के पास उसके सामने समर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। म्यूटाई मुस्कुराए और कुछ और समझाया। बड़ी बहन हाफी। जब जियोयान ने यह नाम सुना तो वह चौंक गया, जो उसके दिमाग में गहराई से संग्रहित था। उसके मुंह के कोने पर तुरंत एक गर्म मुस्कान उभर आई। यह सब प्राइमा कबीले और उसके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद था। जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा उसका पीछा किया गया था कि वह भागने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम था। उसके प्रति उसका उपकार कुछ ऐसा था जिसे जियोयान कभी नहीं भूलेगा। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि वह प्राइमा कबीले को अपने हाथों में नियंत्रित करने में सक्षम है। मैंने अतीत में उसे कुछ हद तक कमतर आंका है। जियोयान ने अपनी नाक रगड़ी और धीरे से हंसा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि एक महिला के लिए, विशेष रूप से जिसके पास डूक्यूई प्रशिक्षण के मामले में असाधारण प्रतिभा नहीं थी, इस दुनिया में एक पूरे कबीले के लोगों को नियंत्रित करना कितना मुश्किल था जिस पर डूक्यूई का शासन था। म्यूटाई मुस्कुराया। वह बेतरतीब ढंग से पूछता हुआ दिखाई दिया, भाई जियोयान की वापसी? संभावना है कि काफी बड़ी गतिविधि होने वाली है ना? मैं केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का विरोध कर रहा हूँ। जियोयान फीकी मुस्कान के साथ बोला। उसकी नजर म्यूटाई की ओर चली गई और उसने अचानक कहा, क्या बड़े भाई म्यूटाई को यू शान के बारे में कोई जानकारी है? म्यूटाई ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया। उन्होंने तुरंत शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उस स्तर के विशेषज्ञ को कैसे समझ सकता हूँ? हालांकि मैं कभी कभार कबीले के बुजुर्गों के बीच अफवाहों से कुछ इकट्ठा करने में सक्षम हो जाता हूँ। संभावना है कि वर्तमान यूनशान 3 साल पहले की तुलना में और भी अधिक मजबूत है। जियोयान भी इन मूल रूप से बेकार शब्दों के सामने असहाय था। उसकी नजर उसके कप के भीतर फैल रही छोटी छोटी लहर पर पड़ी। एक नेक शालीन खूबसूरत चेहरा अचानक उसके दिमाग में कौंधकर सामने आ गया। उसके माथे के बीच विभिन्न गुस्से वाली मुस्कुराहट के कारण जियोयान का मूड अचानक अव्यवस्थित हो गया। दरार। उसके द्वारा छोड़ी गई प्रचंड शक्ति के कारण उसके हाथ में मौजूद चाय के प्याले पर एक हल्की सी दरार की रेखा बन गई। जियोयान को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे स्तब्ध रह गए, जिसकी आभा बढ़ने लगी थी। वे सभी भ्रमित थे। तीसरा भाई, यह क्या है? जियोली, जो जियोयान के सबसे करीब बैठा था, ने जल्दी से जियोयान को छुआ और पूछा। मैं ठीक हूँ। जियोली द्वारा छूने के बाद जियोयान धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने हवा की एक गहरी सांस ली और अपने अराजक हृदय को दबा दिया। उसने अपना हाथ लहराया और लापरवाही से पूछा, यह सही है बड़े भाई म्यूटाई, क्या आप जानते हैं कि वर्तमान में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नियंत्रण किसके पास है? और कौन हो सकता है? स्वाभाविक रूप से यह यू शान है। म्यूटाई ने हाथ फैलाए और कहा। जियोयान ने अपनी भौहें उठाईं। आखिरकार उसने वह नाम बोला जिसका उसने 3 साल तक विरोध किया था। यून के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नेता है ना? संप्रदाय नेता यू हो? आपके जियामा साम्राज्य छोड़ने के कुछ ही समय बाद यूनशान ने उनसे संप्रदाय नेता का पद छीन लिया।
जिसके बाद वह अब संप्रदाय के भीतर के मुद्दों का प्रबंधन नहीं कर पाई। वर्तमान में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी प्राधिकरणों का प्रबंधन युनशान द्वारा किया जाता है। म्यू टाई ने अपने विचार व्यक्त किए। जियो यान ने यह सुनकर चुपचाप अपना सिर हिलाया। अपने दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं उसने बिना सोचे समझे राहत की सांस ली। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की इन मौजूदा कार्रवाइयों का श्रेय ज्यादातर युनशान को दिया जा सकता है। इसके अलावा इस बार जेंगबुई पास में जो हुआ उसे देखकर यह संभावना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इस अवधि के दौरान कुछ बड़ी गतिविधि शुरू कर देगा। म्यू टाई ने धीरे से कहा, अगर यहाँ की बात राजधानी तक फैल गई तो संभव है कि शाही परिवार में भी हंगामा मच जाए। इस सारी गतिविधि को देखकर ऐसा लगता है कि कबीले के बुजुर्गों द्वारा मुझे दिए गए पत्र में जो स्थिति लिखी गई थी वह सच है। कैसी स्थिति? जैसे ही उसने पूछा जियो यान चौंक गया। म्यू टाई का चेहरा तनावग्रस्त था। उसने अपना चाय का कप मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद वह गहरी आवाज में बोला, संभावना है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमारे 3 बड़े कुलों पर हमला करना चाहता है। जाओ यान ने अपनी भौहें बुनी। क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय वास्तव में जियामा साम्राज्य के सभी गुटों को खत्म करने का इरादा रखता था? बेशक यह वर्तमान में अनिश्चित है कि क्या वे हमारे म्यू कबीले और नालन कबीले पर हमला करेंगे। हालांकि एक बात है जो निश्चित है, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय निश्चित रूप से थोड़े समय के भीतर प्राइमा कबीले के साथ शुरू हो जाएगा। म्यू टाई की बात एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। क्यों? हाँ, भाई जियो यान को इस बारे में कुछ पता होना चाहिए। प्राइमा कबीले के बूढ़े व्यक्ति हाई बोडोन का आपके साथ काफी गहरा रिश्ता है। उस समय जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा आपका पीछा किया गया था तब भी प्राइमा कबीले ने चुपचाप आपकी सहायता की थी। जब जियो कबीला मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से घिरा हुआ था तो प्राइमा कबीले ने भी हस्तक्षेप किया। केवल इसी कारण से जियो कबीला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि प्राइमा कबीले ने अपनी सभी चालें बेहद गुप्त रूप से काम की, लेकिन यह संभव है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को उनके बारे में पता हो, अगर मैं भी कुछ जानने में सक्षम हूं। इसके अलावा किसी अज्ञात कारण से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपके जियो कबीले में अत्यधिक रुचि रखता है और बार बार जियो कबीले के शेष सदस्यों की तलाश कर रहा है। हालांकि उनके प्रयास निरर्थक रहे हैं। अब देखने से यह प्राइमा कबीले की गुप्त रणनीति के कारण होना चाहिए। इसलिए यदि वे जियो कबीले के शेष सदस्यों को ढूंढना चाहते हैं तो प्राइमा कबीला, जो उनका रक्षक है, निश्चित रूप से उनका लक्ष्य होगा। म्यू टाई मुस्कुराया, उसकी ठुड्डी को सहलाया और जवाब दिया। जियो यान ने थोड़ा सिर हिलाया। स्थिति को देखते हुए उसे जल्द से जल्द राजधानी पहुंचने की जरूरत थी। अन्यथा न केवल प्राइमा कबीला जियो कबीले के समान मुसीबत में पड़ जाएगा, बल्कि जियो कबीले के उन शेष सदस्यों के खिलाफ भी संभावनाएं होंगी जो उनके संरक्षण में थे। बड़े भाई म्यू टाई, मुझे आशा है कि आप जियामा साम्राज्य में मेरी वापसी को गुप्त रखेंगे। इसके अलावा आपको अपने उन अधीनस्थों को बताना चाहिए कि वे कोई भी जानकारी लीक न करें। अन्यथा अगर यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कानों तक फैल गया तो यह बहुत संभव है कि वे अपनी योजनाओं को आगे लाएंगे और अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे। जियो यान कुर्सी से खड़ा हुआ, म्यू टाई की ओर अपना सिर घुमाया और गंभीर स्वर में बोला, हाँ, कोई बात नहीं। म्यू टाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शाही परिवार को सीमा पर जो हुआ उसकी रिपोर्ट करने में देरी करूंगा, अन्यथा वे निश्चित रूप से आपकी वापसी के बारे में जान लेंगे। उस मामले में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जियो यान ने अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराया। भाई जियो यान, क्या आप राजधानी जाने की योजना बना रहे हैं? म्यू टाई जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने जियो यान को भी ऐसा करते देखा तो पूछा, हमारे पास कम समय है, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। एक बार सब कुछ तय हो जाने पर मैं आऊंगा और बड़े भाई म्यू टाई से बात करूंगा। जियो यान मुस्कुराया, सिर हिलाया और अपना जवाब दिया। जियो यान और अन्य लोग हॉल से बाहर निकलकर टाइगर ईगल जानवर की ओर दौड़े जो हवा में था। जियो यान अपने विशाल सिर के बल खड़ा हो गया और अपने हाथ नीचे म्यू टाई की ओर बढ़ा दिए। उन्होंने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, बड़े भाई म्यू टाई, अगर आपको भविष्य में कोई समस्या हो तो आप आ सकते हैं और जियो यान को ढूंढ सकते हैं। ठीक है भाई जियो यान, राजधानी की अपनी यात्रा पर अपना ख्याल रखना। यदि संभव हो तो हमारे मेरे म्यू कबीले की देखभाल में मदद करें। म्यू टाई सदैव आभारी रहेंगे। जियो यान से ईमानदारी से बात करते हुए म्यू टाई हंसा। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपना हाथ लहराया और टाइगर ईगल जानवर ने धीमी दहाड़ निकाली। तुरंत इसमें तेज हवा चली और यह तेजी से हवा में ऊपर उठा और अंततः एक काले धब्बे में बदल गया जो क्षितिज पर गायब हो गया। जब म्यू टाई ने जियो यान और अन्य लोगों को क्षितिज में गायब होते देखा तो उसने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि जियो यान के समूह के आने से पहले से ही अशांत राजधानी पूरी तरह से उलट-पुलट हो सकती है। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।